बड़ी ही सुंदर बहू चुनी है लक्ष्मी ने अपने बेटे के लिए। हाँ, बात तो तूने पते की है। सुंदर भी है, शर्मिली भी बहुत है। देखो कैसे नजरें झुकाए खड़ी है मंडप में। हाँ मौसी जी, लक्ष्मी कह रही थी उसकी बहू शादी से पहले कभी घर तक नहीं आई और ना ही कभी सुंदर से फोन पे बात करती थी। अरे यही तो होती है मर्यादा, जो आजकल कहीं खो सी गई है लड़कियों में। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि लक्ष्मी की बहू में ये सब है। अब इसे देखकर तो मेरे भी अरमान जाग गए मौसी जी। मुझे भी ना बिल्कुल ऐसी ही छोटी बहू की जरूरत है मेरे यश के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, तेरी बड़ी बहू भी तो इतनी सुंदर और सुशील है। अब दूसरी भी ऐसी आ जाएगी तो बात बन जाएगी। ये तो अच्छी है ही, लेकिन बस थोड़ी मुंह फट है और कुछ नहीं। मैं और मुंह फट? आज तक मैंने किसी चीज के लिए ना नहीं कहा और तुम्हारी मम्मी मुझे मुंह फट कह रही है। देखो। अरे तो बुरा मत मान बड़ी बहू, होता है किसी किसी का स्वभाव ऐसा जो मन में नहीं रख पाते, लेकिन दिल की बड़ी साफ है। हाँ, ये कमी भी तेरी नई बहू आकर पूरी कर देगी। तू भी ना लक्ष्मी की तरह ऐसी बहू लाना जो लाज शर्म, कम बात करना, चुप रहना, इन सबको अपना गहना मानती हो। लगता है ये लोग इस दुनिया से नहीं दूसरी दुनिया से बहू लाने वाले हैं। अरे तुम ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? लेकिन तो क्या अब तुम्हारे परिवार वालों से कहूं जाकर? फिर कहेंगे बड़ी बहू मुंह फट है, शर्म नहीं है उसे। बात तो सही कह रहा है। क्या? मेरा मतलब है उन्हें पता नहीं है ना तुम कितनी चुप रहती हो। हाँ, शांता ने जब से लक्ष्मी की बहू को देखा था तब से ही उसे नींद में भी ऐसी सुंदर और सुशील लड़कियों के सपने आ रहे थे जो उसके घर की नई बहू बन सके। माँ जी चाय, चाय लीजिए माँ जी। क्या हुआ? कहाँ आया भूकंप? अरे आपके दिमाग में चल रहा होगा भूकंप। आजकल आप न जाने कहाँ खोई रहती हैं। अरे मेरे सुनहरे सपना है बहू कि मेरी होने वाली छोटी बहू जब इस घर में आएगी तो कैसे चलेगी, बिल्कुल शांति से छम छम करते हुए बड़े प्यार से मेरे पास आकर मेरे पैर दबाएगी, मेरे पास आकर मीठे मीठे भजन सुनाएगी और मेरे लिए चाय पी लीजिए माँ जी, ठंडी हो रही है, मुझे और भी काम है। चाय तो ऐसे देती है जैसे स्टेशन पर चाय बेच रही हो, लेकिन मेरी छोटी बहू ऐसी नहीं होगी। अभी तो आई है नहीं इनकी छोटी बहू। मैं भी देखती हूँ आजकल की दुनिया में कौन है ऐसी छुई मुई सी लड़की। शांता खुली आंखों से सपने देख रही थी जो अभी तक पूरे नहीं हुए थे। पिछले 2 महीनों से वो अलग अलग लड़कियों के फोटो देख रही थी, उनसे मिल रही थी, लेकिन कोई भी उनकी पसंद जैसी नहीं थी। शांता, पिछले 2 महीनों में हमने कम से कम 15 लड़कियों को देखा, लेकिन एक भी तुम्हें पसंद नहीं आई है। ऐसे तो यश के लिए बुढ़ापे में जाकर कोई लड़की मिलेगी। अरे शुभ शुभ बोलिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे तो क्या बोलूं, अब तो निमो जी ने भी लड़कियों के फोटो भेजना बंद कर दिया है। तो मैं क्या करूं? मुझे जैसी छोटी बहू चाहिए वैसी मिल ही नहीं रही है। ये सारी लड़कियां तो खुले विचारों की लग रही है। माँ जी, आप जिसे ढूंढ रही है ना, ऐसी लड़कियां सिर्फ आपके सपने में मौजूद है, वो असली दुनिया में नहीं रहती। अरे कोशिश करो तो भगवान भी मिल जाता है, तो ऐसी लड़की क्यों नहीं मिल सकती? भगवान तो मिल जाएंगे लेकिन ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, मान लीजिए इस बात को। अरे मिल गई मिल गई। क्या? आपकी पसंद की लड़की बहन जी जिसकी तलाश कर रही हैं। हो ही नहीं सकता निम्मो आंटी। अरे सच कह रही हूँ, अभी कल ही मैं मंदिर गई थी, वहीं मेरी मुलाकात मेरी पुरानी सहेली से हो गई। उसकी बेटी सिम्मी मंदिर में पूजा कर रही थी, इतनी शांत, इतनी शर्मिली कि क्या बताऊं मैं आपको। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आजकल की लड़कियां ऐसी भी हो सकती हैं। देखा, मैंने कहा था ना, मैं ढूंढ कर रहूंगी। अरे आपका काम तो समझो हो ही गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियां भी होती है? मुझे तो लगा था ये कोई काल्पनिक कथा है। आप कहे शांता जी तो कल ही उनको यहाँ बुला लो, आप लड़की को खुद देख लीजिए, आपको विश्वास भी हो जाएगा। अरे नेकी और पूछ पूछ, बुला लीजिए कल ही उन्हें। अरे यश, सुन रहा है ना, आज ही अपना हुलिया ठीक कर ले बेटा, कल तो मेरे सपनों की बहू आने वाली है। अब इन्हें रात भर नींद भी आएगी कि नहीं पता नहीं। निम्मो अगले ही दिन सिम्मी और उसके घर वालों को यश के घर बुला लेती है। सिम्मी ने सफेद सलवार कमीज पहनी थी, बाल खुले रखे थे, सिंपल से सूट में भी वो बड़ी ही सुंदर लग रही थी, जिसे देखकर हमारी शांता का मन तो उसे अभी ही उसके घर की बहू बनाने को कर रहा था। देखो तो कितनी शांत बैठी है, बिल्कुल चुपचाप। मैं कह रही हूँ ये तूफान के आने के पहले की शांति है माँ जी। अरे कुछ भी, देख कितनी सुंदर है, सिंपल भी। सिंपल और सुंदर तो मैं भी हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे देखा ही नहीं इस तरह।
अरे उसके बाल देख कितने सुंदर है, और उससे ज्यादा मेकअप भी नहीं लगा। बाल तो मेरे भी अच्छी थे शादी से पहले, वो तो शादी के बाद आपने निचोड़ लिए तो ऐसे हो गए। और रही मेकअप की बात, उसे आता नहीं होगा। अरे निम्मो कह रही थी उसे अच्छा खाना बनाना आता है। तो खाना तो मैं भी बुरा नहीं बनाती माँ जी। अरे बहुत कुछ आता है उसे। तो मुझे भी बहुत कुछ के साथ जबान चलाना भी आता है। बस वही तो नहीं चाहिए मुझे तो यही चाहिए मेरे घर की छोटी बहू, मैंने तय कर लिया। शांता को सिम्मी एक ही नजर में पसंद आ गई और यश ने भी सिम्मी के लिए हाँ कर दी। फाइनली जाकर अब शांता का सपना पूरा हो रहा था, इसलिए उसने बिना देर किए अगले ही महीने यश और सिम्मी की शादी तय कर दी। अरे आपको जरूर आना है मौसी जी, पूरे परिवार के साथ मेरे यश और सिम्मी की शादी में उन्हें आशीर्वाद देना है। अरे हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। तेरी तो आवाज से ही लग रहा है तू कितनी खुश है शांता। अरे मौसी जी, जैसे मैंने मांगी थी वैसे ही बहू पाई है मैंने। आपको क्या बताऊं अब उसके गुण में। आप शादी में आएंगी ना, खुद ही देख लीजिएगा। अब तू इतनी तारीफ कर रही है तो आना तो पड़ेगा ना शांता। हम भी तो देखे जिसने शांता को खुश कर दिया, आखिर वो लड़की है कौन। शांता ने अपने बेटे की शादी में दूर दूर के रिश्तेदारों तक सबको न्योता दे दिया था, क्योंकि सबको दिखाना था कि उनकी चॉइस कैसी है। और जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था वैसे वैसे शांता की खुशी बढ़ती जा रही थी। मैं तो इतनी खुश हूं कि सुबह से बस मिठाइयां ही खाए जा रही हूँ। आराम से माँ जी, कहीं आपको हमें अस्पताल ना ले जाना पड़े। अरे शुभ शुभ बोल, अस्पताल जाए मेरे दुश्मन। नहीं नहीं, मुझे भी नहीं जाना। अच्छा सुन, वो मेरी नई वाली भारी साड़ी निकालना, वो मैं शादी के बाद पग फेरों के वक्त सिम्मी को दूंगी। आपको लगता है वो पहनेगी? अरे उसके मुंह से आवाज ही कहाँ निकलती है, वो मुझे मना नहीं कर पाएगी। इतनी भारी साड़ी आप मुझे देंगी तो मैं भी मना नहीं करूंगी माँ जी। कल मेरे यश की शादी है, शादी में सब लोग आने वाले हैं। मेरी जेठानी, जेठ, उसकी बहू, मेरी मम्मी भी आएंगी। तो मैंने ही तो न्योता दिया है। कल जब सब देखेंगे राम सिया की जोड़ी को तो सब लोग दांतों तले उंगलियां चबा जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी चबा जाए। क्या कहा? अब मैं कह रही थी कि हमारी सिम्मी है ही ऐसी भोली भाली सी, सब लोग उस पर मोहित हो ही जाएंगे। शांता ने जिस दिन का सपना देखा था आज वही दिन था। यश की बारात दरवाजे पर खड़ी थी और शांता उसकी आरती उतार रही थी। हाय मेरा यश कितना सुंदर लग रहा है बच्चा, दूल्हे की ड्रेस में, किसी की नजर ना लगे। शांता तू किसको देखने लगी? तेरी भी तो नजर लग सकती है। अरे जीजी, यश तो कुछ भी नहीं है, हमारी सिम्मी तो इससे भी सुंदर लग रही होगी, आप देखना जरा। देखना नहीं माँ जी, अभी देख लीजिए। अरे कुछ भी, अभी यहाँ कहाँ से आई है सिम्मी, वो तो हमारा मंडप में इंतजार करी होगी। वो यहीं आ गई है माँ जी, ये देखिए। अरे हटिए हटिए। अच्छा कमलेश, अभी यहाँ से एंगल लेना। देखो मेरी होने वाली सासू माँ मेरे दूल्हे की आरती उतार रही है। अरे सिम्मी बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है, वो भी जींस में? माँ जी, इस कमलेश को तो दिखाना पड़ेगा ना मुझे क्या शॉट चाहिए। मुझे मेरी शादी में कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहिए। और अभी तो मेरा जींस में फोटोशूट होगा, उसके बाद मैं लहंगे को बाइक पर ले जाकर पहनूंगी। क्या? बाइक पर लहंगा पहनेगी? उड़कर माँ जी, उड़कर। अरे चुप कर तू। देखो बेटा, हम बारात लेकर बस आ ही रहे, तुम जाओ, हमारा इंतजार करो वहाँ। माँ जी मुझसे इंतजार ही तो नहीं हो रहा है, मैं ना आपके साथ ही चलती हूँ। आइए, सब कुछ कमलेश को सिखाते हुए जाएंगे। अरे बहू यहाँ क्या कर रही है? यो पापा जी, कैसे हैं आप? यो शांता तू तो कह रही थी बड़ी शांत स्वभाव की है तेरी बहू। काल्पनिक था वो। बुआ जी अब आप देखिए वास्तविकता, हमारी सिम्मी का जलवा। शांता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सिम्मी सच में ऐसा करेगी। वो तो मंडप के आसपास ऐसे घूम रही थी जैसे उसकी सहेली की शादी हो, उसकी नहीं। अरे भैया, आपने दही भल्ले बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनाए, इसमें नमक कम है। मुझे अपनी शादी में सब कुछ अच्छा चाहिए, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे बेटा, तू दुल्हन है, तू सबके साथ बात क्यों कर रही है? माँ जी, मैं भी ये सब अपनी शादी के लिए ही कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में कोई भी गड़बड़ हो, है ना भाभी? हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें कैसी शर्म है ना माँ जी। अरे सिम्मी, तो ये सब छोड़ और घूंघट कर ले, चल बेटा आजा। अरे माँ जी, मैंने इतना सारा मेकअप करवाया है, वो किसके लिए? कमलेश, तुम देखना मेरे फोटो अच्छे आ रहे कि नहीं। आपका तो अच्छा आ रहा है, बस आपकी सासू माँ हंस नहीं रही है। क्या माँ जी, आप हंसिए ना, आपका फोटो अच्छा नहीं आया तो पूरा एल्बम खराब हो जाएगा। हाँ माँ जी, हंसिए ना, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? ऐसे हंसिए। सिम्मी बेटा, तू अभी मंडप पे चल, तेरे फेरे होने वाले हैं।
अच्छा चलिए चलते हैं। कमलेश फॉलो मी। वाह वाह वाह, मजा आ रहा है सच में। अब मैं भी आती हूँ, रुको। अरे निम्मो जी, ये सब क्या है? आपने तो कहा था इससे शांत लड़की कोई नहीं है, ये तो अपनी शादी में कूद रही है यहाँ से वहां। पता नहीं बहन जी, मुझे भी अजीब लग रहा है, ये सीता में से गीता कैसे बन गई? मोना जी जरा सुनिए, ये आज सिम्मी ने कुछ खाया है क्या अजीब सा? ये ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है? मुझे भी लगता है आज वो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। हाँ देखा, मैं भी यही कह रही थी। आज वो शांत सी है काफी, है ना? क्या ये शांत है? नहीं तो मेरी बेटी एक जगह कभी रुकती नहीं, जितने मेहमान होते हैं उन सबसे जाकर बात करती है। बड़ी चुलबुली है मेरी बेटी सिम्मी। ये चुलबुली नहीं है, आधी पागल है। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं कह रही थी बड़ी प्यारी है आपकी सिम्मी। वो तो है। अरे शांता यहाँ आना जरा। अरे मैं तो गई काम से, सबको फोन पे क्या क्या बताया था कि ऐसी है, शांत है मेरी छोटी बहू, ये तो आतंक निकली। अब क्या करूं, कहाँ छुपूं? शांता यहाँ तो आ, कहाँ जा रही है? आई बुआ जी। अरे दुल्हन कहाँ? ये रही मंडप पर, और कहाँ? अरे ये मंडप पे नहीं है दुल्हन, देख आंखें खोलकर। क्या कह रही हैं आप? ये तो, अरे कहाँ चली गई? अभी तो मैं छोड़ कर आई थी इसे मंडप पर, कहाँ चली गई है? ये लड़की एक जगह टिकती भी है कि नहीं, कि बंदर की तरह कूदती रहती है? नहीं वो थोड़ी चुलबुली सी है बस। मैं देखती हूँ यहीं कहीं होगी, मैं आती हूँ। सारे रिश्तेदार शांता से सवाल कर रहे थे कि दुल्हन कहाँ है, लेकिन हमारी सिम्मी तो कहीं मिल ही नहीं रही थी। हेर यहाँ आ जल्दी। क्या हुआ? अरे तू अभी आइसक्रीम खा रही है, वहां मंडप से दुल्हन गायब है। तुझे हंसी आ रही है? और नहीं तो क्या माँ जी, आप मुझे कहती थी मुंहफट, लेकिन ये तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली, मंडप में ही नहीं है। इससे आप शांत, समझदार, प्यारी कह रही थी। अरे ये समय हंसने का नहीं है, ये समय इज्जत बचाने का है। देख अगर वो मंडप में नहीं आए तो सब लोग हम पर हंसेंगे। माँ जी मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले आपको मेरी एक बात माननी होगी। हाँ बोलना, मुझे क्या करना है? मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो फिर भी उससे बेहतर है। क्या कहा? बाबा क्या कुछ नहीं, तो बता क्या करना है मुझे? आपको मानना होगा कि आपकी बड़ी बहू बेस्ट है, और सबके सामने मेरी खूब तारीफ भी करनी होगी। तारीफ और तेरी? हाँ तो फिर रहने देते हैं, आप खुद जाकर ढूंढिए अपनी शर्मिली बहू को, जाइए। अरे नहीं मैं ये कह रही थी, तेरी तारीफ के लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं कर दूंगी, लेकिन अभी के लिए इस बंदरिया को ढूंढते बस। वो बंदरिया मंडप के नीचे नहीं बल्कि ऊपर है, वो देखिए। क्या? अरे आपको कहा था ना फूल अच्छे से डालिएगा, हमारे ऊपर सुनते ही नहीं है। देखिए ऐसे डालिए। भगवान, सिमी नीचे आ। शांता ने जैसी चाही थी वैसी बहू तो उससे मिली नहीं, लेकिन उसने हीर से जो शर्त रखी थी वो करना उसके लिए सबसे मुश्किल था, क्योंकि एक सास के लिए बहू की तारीफ करना किसी सजा से कम थोड़ी ना है। हीर तो सोना है, सोना। मेरी किस्मत खराब है जो ये दोनों मुझे मिल गई। क्या? अरे जीजी आप क्या सुन रही हैं? मैं कह रही हूँ मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो इतनी अच्छी अच्छी बहुएं मिली है मुझे, और बड़ी बहू हीर, हाँ उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो तो सितारा है इस घर का। इतनी सुंदर, सुशील, गुणवान बहू आजकल किसको मिलती है? मैं तो दुनिया में मोमबत्ती लेकर घूमू ना, तब भी हीर जैसी बहू नहीं मिलेगी। अरे तू तो कह रही थी हीर मुंहफट है। क्या? अरे मौसी जी मैंने कहा था हीर मजेदार है, मुंहफट कहाँ कहा था मैंने? कुछ भी, आपकी ना उम्र हो गई अब। हेलो व्हाट्सअप लेडीज। अरे कुछ तो शर्म कर, पैर छू ले सबसे पहले, चल। माँ जी वी ऑल आर ब्रोस, चिल ब्रो। मेरी छोटी बहू सपनों की दुनिया में ही अच्छी थी। एक दिन सुबह के तकरीबन 11 बजे होंगे कि रक्षा के मायके का दरवाजा नॉक होता है। रक्षा मेन गेट खोलती है तो देखती है सामने उसकी ननद पूर्वी खड़ी हुई है। अरे पूर्वी बेटा तुम यहाँ अचानक, आओ अंदर बेटा। आंटी जी वो क्या है ना, आपको तो पता ही है मैं आजकल जॉब की तलाश में हूँ, तो मेरी एक सहेली ने मुझे यहाँ जयपुर में जॉब के बारे में बताया था। इसी सिलसिले में जयपुर आई थी, और फिर जब मैं जयपुर के लिए निकलने लगी ना तो मम्मी पापा ज़िद करने लगे कि अनजान शहर में होटल में रुकने की बजाय मैं आप लोगों के साथ ही रुक जाऊँ।
और वैसे भी इस समय तो भाभी भी यहाँ आई हुई है ना तो मुझे भी थोड़ा कंफर्टेबल ही लगेगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। अरे तुम्हें जितने दिन रहना है आराम से रहो, हमें कोई समस्या नहीं है बेटा। हमारे लिए तो जैसे रक्षा वैसे तुम। रक्षा की माँ के प्रेम से स्वागत करने के कारण पूर्वी कुछ ही देर में वहाँ पर कंफर्टेबल हो गई थी। चलो आंटी जी तो मेरे बहाने में बड़ी आसानी से फंस गई। अब मुझे अपना सीक्रेट मिशन पूरा करना है बस। पूर्वी कहने को तो मेहमान बनकर आई थी, लेकिन उसकी नज़र घर में सभी के ऊपर थी। वो तिरछी नज़रों से घर में हो रही सभी गतिविधियों पर अपनी नज़र बनाए हुए थी। चाय नाश्ते के बाद, पूर्वी बेटा आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। बहुत लंबा सफ़र करके आई हो, थकान हो गई होगी ना तुम्हें। ऐसा करो, थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद तुम्हारे लिए बढ़िया सा डिनर लगवाते हैं। अरे आंटी जी प्लीज़ आप इतनी तकलीफ़ मत करिए। अब आप इतनी फॉर्मेलिटी करेंगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा, इसमें फॉर्मेलिटी जैसी क्या बात है। अरे भाई, तुम पहली बार हमारे घर आई हो और फिर बहन जी ने कितने अधिकार से तुम्हें यहाँ रहने के लिए भेजा है। हम तुम्हारी खातिरदारी में कोई कसर थोड़ी ना छोड़ेंगे। और भाई बिटिया के ससुराल वालों की खातिरदारी करने का कोई रोज़ रोज़ मौका थोड़ी ना मिलता है। अरे आंटी जी आप ना मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा ठीक है, अब अगर आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो ठीक है, बनवा लीजिए कुछ स्पेशल सा। हम भी तो देखिए भाभी के मायके की रसोई में कितना स्वाद है। रक्षा की माँ पूर्वी की बात सुन के वहाँ से चली जाती है। अरे भाई, मैंने तो जैसा सोचा था यहाँ पर तो सब कुछ एकदम उल्टा ही नज़र आ रहा है। भाभी का मायका तो एकदम चकाचक है, साफ़ सफाई से लेकर घर की मेंटेनेंस सब एकदम दुरुस्त है। इतना ही नहीं, मेरे घर में आते ही आंटी जी और भाभी की भाभी तो मेरी खातिरदारी में ऐसे लग गई जैसे घर पर कोई वीआईपी गेस्ट आया हो। कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा डाला है भाभी के मायके वालों ने, लेकिन मुझे इतनी जल्दी इम्प्रेस होना नहीं है भाई। बात की तय तक तो मुझे जाना ही पड़ेगा। कुछ देर आराम करने के बाद पूर्वी जब बाहर सबके साथ लिविंग रूम में आकर बैठती है तो देखती है रक्षा अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही है और उसकी भाभी और माँ दोनों दौड़ भाग के किचन में खाने की तैयारी में लगी हुई हैं। अरे भाभी आप बिना बात ही परेशान हो रही हैं। मैंने तो मना भी किया था आंटी जी को। अरे अपनी तो फैमिली जैसी बात है ना, आप लोग क्यों इतनी फॉर्मेलिटी कर रही हैं। कुछ सिंपल सा बना लेते तो मैं कुछ भी खा लेती। और वैसे भी अभी 2 घंटे पहले ही तो आपने मुझे इतना ज़बरदस्त नाश्ता करवाया है। वैसे भाभी मानना पड़ेगा, आपके हाथ के पकौड़े और चाय खाकर ना मज़ा आ गया। इतना अच्छा नाश्ता मत करवाइए मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रोज़ रोज़ आपको आकर परेशान करने लगूँ। अरे पूर्वी, मेहमान तो भगवान की तरह होता है भाई, और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि तुम्हें हमारे यहाँ का खाना इतना पसंद आया कि तुम रोज़ रोज़ यहाँ आना चाहती हो। अरे भाई, हम कोई खातिरदारी करने से घबराने वाले लोग थोड़ी ना है कि घबरा जाएंगे। अपना ही घर समझो, हाँ, और जब मन करे तब आया करो। बल्कि मैं तो कहूँगी तुम्हारी जॉब अगर यहाँ लग जाए ना तो तुम हमारे साथ ही रहो। हमें ऐसा लगेगा कि रक्षा गई और तुम आ गई। हमारे लिए तो जैसे रक्षा वैसे तुम। रक्षा भाभी की भाभी तो वाकई बहुत स्वीट है। अरे यार, इतना प्यार कौन करता है। मैंने उन्हें उकसाने की कितनी कोशिश की, लेकिन उनके फेस से तो वो प्यारी से स्माइल जाने का नाम ही नहीं लेती। उन्हें देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि उन्हें मेरे यहाँ आने से कोई दिक्कत है। पूर्वी अगले 2-3 दिन तक रक्षा के मायके में रुकती है और अपने मन की खूब अच्छे से तसल्ली करती है। जब उसे शक करने की कोई वजह नहीं मिलती तो अंत में टूट जाती है और रक्षा की माँ के पास जाती है। माफ़ कीजिए माँ जी, आप लोगों के इतने अच्छे व्यवहार और प्रेम भाव को देखकर अब ना मुझे बड़ी ग्लानि महसूस हो रही है। क्या हुआ बेटा, ऐसी बात क्यों कर रही हो। मैं आप लोगों को एक सच बताना चाहती हूँ। मेरे यहाँ आने की वजह कोई इंटरव्यू नहीं बल्कि कुछ और है। क्या बात कर रही हो बेटा, इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी जो तुम्हें झूठ बोलना पड़ा। वजह जानने के लिए आपको शुरू से सारी बातें समझानी होगी। 1 महीने पहले। अरे रक्षा बेटा, देखो भाई, अब तुम्हारी शादी को 10 दिन पूरे हो गए हैं और हमारी कोई 2-4 बहू तो आनी है नहीं है। तुम इकलौती बहू हो इस घर की, इसलिए अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। भाई जब तक बच्चे छोटे थे, इनकी जिम्मेदारी के कारण अपने हर शौक और खुशी को कुर्बान कर दिया मैंने। पर भैया अब तो घर की जिम्मेदारी तुम संभालो, और अब जो कुछ दिन बचे हैं ना हमारे, उसमें हम अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहते हैं। समझ रही हो ना बहू।
माँ जी, लेकिन मैं अकेले इतने बड़े घर की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगी? अरे बेटा, बिल्कुल वैसे ही संभाल पाओगी जितने इतने सालों से हम संभाल रहे थे। और अभी तुम्हारी नई शादी है, जब नई शादी होती है ना तो ऐसा लगता है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और अपने ससुराल की जिम्मेदारी तो हर लड़की अच्छे से उठा ही लेती है। वैसे भी बेटा, घबराने की क्या बात है, मैं तो हूँ ही यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए। और फिर पूर्वी भी तो है, उसे अपनी छोटी बहन ही समझो। रक्षा की सास ने तो अपनी तरफ से नई बहू रक्षा के साथ अच्छा ही व्यवहार रखा था, लेकिन सास की बात सुनने के बाद रक्षा का चेहरा कुछ और ही कह रहा था। रक्षा को अपनी सास की बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी। जब से सास ने जिम्मेदारी उठाने की बात की थी, उसके चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। शाम को अपने कमरे में, देख रहे हो तुम्हारी मम्मी से ना 10 दिन की आज़ादी भी बर्दाश्त नहीं हुई मेरी। शादी को दिन ही कितने हुए हैं और तुम्हारी मम्मी चाहती है कि अभी से मैं घर गृहस्थी की जिम्मेदारी में फंस जाऊं। तुम ये बताओ, अगर अभी से मैं जिम्मेदारियों में बन जाऊंगी तो हम अपनी लाइफ कब एंजॉय करेंगे? अरे बाबा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मम्मी ने तुम्हें घर में कैद करके रखने की बात की हो। क्या भाई, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ लाइफ को एंजॉय नहीं किया जा सकता क्या? अब तुम्हारी बात के हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी शादी के बाद नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाना चाहिए, ताकि मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, काम तो हर इंसान को करना ही पड़ता है। अगर मेरी जिम्मेदारी घर से बाहर जाकर ऑफिस में काम करने की है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है घर संभालना और परिवार में सबकी देखभाल करना। तो फिर तुम अपनी ड्यूटी से पीछे क्यों हट रही हो? मैंने उम्मीद करी थी कि तुम मेरी प्रॉब्लम समझोगे, लेकिन तुम तो मुझे महानता का पाठ पढ़ाने बैठ गए। समझ में आ गया मुझे कि तुम अपनी मम्मी के मामाज बॉय हो। बीवी के सुख दुख से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है रक्षा, मेरी बातों को गलत तरीके से मत देखो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में कोई हिटलर राज नहीं है कि मम्मी तुमसे यहाँ पर मजदूरी करवाएंगी। बस तुमसे इतनी उम्मीद करी है कि तुम घर और घर की जिम्मेदारियों को मन से अपना लो, और तुम एक बार शुरुआत करके तो देखो। कुछ दिक्कत आएगी तो मुझे कहना। ये लो, ये बार तो खाली ही रह गया। रितेश पर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं पड़ा। ठीक है, अगर रितेश और इसकी फैमिली को मेरी कही हुई बातें समझ में नहीं आ रही, तो मुझे भी बातें समझ में नहीं आएंगी। मेरा तो विजन एकदम क्लियर है। मुझे अभी से 3 टाइम का खाना बनाने और झाड़ू पोछा लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ, और मैं वही करने वाली हूँ। जो कहता है कहता रहे, मेरी बला से। अगले दिन सुबह, बेटा 9 बज गए हैं। देखो, हमें पसंद नहीं कि हम सवेरे सवेरे बहू बेटे का दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन अब खुद ही देखो ना, बहू का ऐसे 9 बजे तक सोना अच्छा तो नहीं लगता। और रितेश, वो भी अभी तक सोकर नहीं उठा। उसे ऑफिस नहीं जाना है क्या? सास के इतना कहते ही पीछे से रितेश तैयार होकर माँ के पास आता है। अरे मम्मी, किसने कहा आपसे कि मैं अभी तक सोकर नहीं उठा हूँ? मैं तो कब का उठ गया और ऑफिस के लिए रेडी भी हो गया हूँ। बस अब तो आप मुझे चाय नाश्ता करा दो, ताकि मैं टाइम से ऑफिस के लिए निकल सकूँ। हाँ बेटा, चलो चाय नाश्ता कर लो। हमने तो उम्मीद करी थी कि हमने बहू को जिम्मेदारी सौंपी है तो कम से कम सुबह उठकर 1 कप चाय तो वो आज पिला ही देगी। लेकिन यहाँ देखो, रक्षा तो 9 बजे भी सोई पड़ी है। सास के जाने के बाद, रक्षा, तुम 1 कप चाय बनाकर तो नहीं पिला पाई? कम से कम उठकर माँ की बनाई हुई चाय तो पी ही सकती हो ना। या कहो तो उसके लिए भी घर में किसी को बोल दूँ कि तुम्हें कमरे में आकर चाय दे जाए। हाँ प्लीज़, ऐसा करना, पूर्वी को बोलना मेरी चाय यहाँ रूम में दे जाए। अभी मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा। इतना कहकर रक्षा एक बार फिर से बिस्तर में मुंह घुसा लेती है। हद है बेशर्मी की। कल इस लड़की को इतना कुछ समझाया मैंने, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आया। ये 9 बजे तक यूं ही बिस्तर पर सो रही है। अब मैं अगर कुछ भी कहूँगा तो सुबह सुबह बिना बात बहस हो जाएगी और पूरा दिन खराब हो जाएगा मेरा। अभी तो ऑफिस के लिए निकलता हूँ, इससे बाद में बात करूँगा। आधे घंटे बाद रक्षा नहाकर बाहर हॉल में आती है। अरे पूर्वी, तुम्हारे भैया तुम्हें मेरे लिए चाय देने को बोल गए होंगे ना? तुम चाय लेकर आई नहीं? नहीं भाभी, वो मैं किचन में नाश्ता बना रही थी ना, तो मुझे आपके लिए चाय लाने का समय नहीं मिला। अच्छा, नाश्ता बना दिया क्या तुमने? क्या बनाया है? मसाला ओट्स। हाँ, मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं है। अब ठीक है, तुमने बना दिए तो लाओ, मैं भी नाश्ता कर ही लेती हूँ। ऐसा करो, 1 कप चाय भी बना दो प्लीज़।
देखो रक्षा, आज तो पूर्वी की कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए सुबह उठकर उसने सबके लिए चाय नाश्ता बना दिया और मैंने रितेश के टिफ़िन की तैयारी कर दी। लेकिन बेटा कल से इन सब कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और वैसे भी पूर्वी तो अभी बच्ची है, उसकी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। लेकिन तुम तो अब शादीशुदा हो ना, तुम्हें थोड़ी जिम्मेदारी तो समझनी चाहिए। रक्षा की सास और ननद पूर्वी बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब वो घर की जिम्मेदारियां संभालने की कोशिश करे और घर के कामों में हाथ बटाए। लेकिन रक्षा के कानों पर तो जैसे जूं नहीं रेंग रही थी। काम के समय वो भागकर अपने कमरे में चली जाती और काम खत्म होने के बाद ही कमरे से बाहर आती। इतना ही नहीं, कई बार तो बेशर्मी में पूर्वी और उसकी माँ काम के लिए उसे बुलाने उसके कमरे तक पहुंच जाते, लेकिन तब भी वो कमरे से बाहर नहीं आती। वो किसी भी हाल में किसी भी काम में हाथ बटाने को तैयार नहीं होती थी। कुछ दिन तो पूर्वी और उसकी सास उसके कमरे की साफ सफाई करते रहते हैं, लेकिन बाद में थक कर उन्होंने भी अब पूर्वी के कमरे की साफ सफाई करनी बंद कर दी। 1 महीने के बाद। देख रही है पूर्वी तू, अरे इसकी गोरी चमड़ी पर फिदा होकर ब्याह करके ले आए थे हम इसे। हमें तो यही लगा था ना कि अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं, पढ़ी लिखी लड़की है, हमारे घर में आएगी तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हमें क्या पता था कि मेरे अच्छे खासे घर को कबाड़ खाना बना देगी। और बात ये नहीं बेटा कि काम हमें करना पड़ रहा है। अरे अभी तो मेरे हाथ पैर सही सलामत है, आज तो मैं काम कर ही रही हूँ। लेकिन अगर इसका यही रवैया रहा ना, तो आज तो क्या आने वाले समय में भी ये किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। इसका मन ही नहीं है बेटा किसी भी काम को हाथ लगाने का। मुझे तो लगता है इसके संस्कारों की कमी है। इसके माँ बाप ने इसे हाथ पैर हिलाना सिखाया ही नहीं। इसकी माँ ने अगर इसे थोड़ी सी भी शिक्षा दी होती ना, तो आज इसकी हरकतें ऐसी ना होती। मुझे तो समझ में नहीं आता, आखिर करूँ तो क्या करूँ। मम्मी, मैं जानती हूँ कि आप भाभी की इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान हैं। कल भाभी के मायके जाने के बाद मैं भी उनके कमरे में गई थी। उनके कमरे की हालत देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। पूरा कमरा कचरे का डब्बा बन गया है। अरे इतना ही नहीं, चाय और कॉफ़ी पीकर कब तक रखने के लिए किचन में नहीं गई। कम से कम 5 कप उनके कमरे में अलमारी के ऊपर रखे हुए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अपने पहने हुए कपड़े तक धोती है कि नहीं, या फिर ऐसे ही रोल बनाकर अलमारी में भर रखे। लेकिन फिर भी मम्मी, ऐसी ही भाभी के मम्मी पापा को दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें पता लगाना होगा कि आखिर भाभी इतनी आलसी और कामचोर क्यों है। मैं ऐसा करती हूँ, भाभी के मायके जाती हूँ और वहाँ जाकर पता लगाती हूँ कि क्या सिर्फ भाभी इतनी कामचोर है या फिर उनके घर में सबका रवैया ऐसा है। इसके बाद आप लोगों के परिवार का रहन सहन और व्यवहार देखने के लिए मैं यहाँ पर बहाने से आ गई। यहाँ आकर मैंने महसूस किया कि रक्षा भाभी तो पूरा दिन अपने कमरे में ही पड़ी रहती है, जबकि आप और भाभी जी तो पूरा दिन घर के कामों में बिजी रहते हैं। हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाता था तो रक्षा भाभी किसी को 1 कप चाय तक बनाकर देने को तैयार नहीं होती। लेकिन आप लोगों ने तो मेरे आने पर मेरी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंजलि भाभी तो इतनी प्यारी है कि उनकी तारीफ़ के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। बस मेरा एक ही सवाल है आप लोगों से, जब आपके परिवार में सब लोग इतने अच्छे हैं तो रक्षा भाभी के अंदर आप लोगों का एक भी गुण क्यों नहीं है? माफ़ी चाहते हैं बेटा, हमारी बेटी की वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी नालायक बेटी ने ससुराल में जाकर ऐसे कारनामे किए होंगे। अगर मुझे थोड़ा सा भी आभास होता ना, तो मैं इसके कान खींच के कब का इसे सुधार चुकी होती। तुम चिंता मत करो बेटा। देखो, जिस दिन से यहाँ आई है ना रक्षा, वो बस आराम ही कर रही है। और हम भी उसे ये सोचकर आराम करने दे रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, ससुराल में तो काम करती ही होगी, अगर यहाँ 2-4 दिन आराम कर भी लेगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ससुराल में भी ऐसी निकम्मों वाली हरकतें कर रही है। मेरी तरफ से समधन जी को एक मैसेज दे देना बेटा। उनसे कहना कि उनकी बिगड़ी हुई गाड़ी को डेंट पेंट करके और इंजन की मरम्मत करके 15 दिन में मैं वापस छोड़कर जाऊंगी। और इन 15 दिन में ये धक्का मार मार कर चलने वाली गाड़ी ना भागना सीख जाएगी। रक्षा की ननद पूर्वी अपने घर वापस लौट गई थी, लेकिन अब रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। क्या बात है बेटा, हमें तो पता ही नहीं था हमारी राजकुमारी ससुराल में जाकर हमारा इतना नाम रोशन कर रही है। अगर पता होता तो हम तेरी स्पेशल वाली खातिरदारी करते ना। चल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब पता चल गया ना, अब हम तेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बहू ज़रा इधर तो आना। जी माँ जी। देख बेटा, 15 दिन का टाइम है तेरे पास। 15 दिन के अंदर इस रक्षा को ठोक बजाकर बिल्कुल फर्राटे से चलने वाली गाड़ी बना दे।
पूरी जिम्मेदारी तेरी है। सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम A to Z रक्षा ही करेगी। खबरदार, जो तूने एक भी काम में हाथ लगाया, इसके कामों पर नजर रखने की जिम्मेदारी तेरी। ये थोड़ी सी भी ढीली पड़े तो तू आकर मुझे बताएगी। ठीक है माँ जी। अगले 15 दिन तक रक्षा की माँ और भाभी ने मिलकर उससे इतना काम कराया था कि अब तो सोते हुए भी उसे घर के काम ही नजर आते थे। मायके के काम से घबराकर 15वें दिन रक्षा ससुराल जाने की इच्छा जता देती है और अब ससुराल में काम चोरी न करने की कसम खा लेती है।